नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विपिन कुमार। पीसीएस वालर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो समर्थन और सहयोग मुझे दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली क्लासेस रेगुलर रहेंगी। पिछली कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, उसका कुछ रीज़न ये रहा कि डिजिटल बोर्ड अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगा। आगे हम सिलेबस को ऐसे ही डे बाई डे कवर करते रहेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पोर्चुगीज़ और डच के बारे में पढ़ा है। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, और नहीं बनाए हैं जिन्होंने, वो प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें और नोट्स बनाने शुरू कर दें। कंप्लीट आपको सिलेबस यहाँ मिलेगा। बिफोर प्रीलिम्स में आपका सिलेबस भी करा दूंगा, और आपको 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स का पेपर जिस दिन आएगा यूपीपीसीएस का, उस दिन मैं आपको 100 क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि ये हमारी क्लास से आए हैं विद गारंटी। तो अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आप फॉलो करें। साथ ही साथ जो अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे जो लोग सीजीएल दे रहे हैं, सीजीएल का मेंस दे रहे हैं, या सीजीएल का जिनका प्री हुआ है, या जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक पहलू है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम पहलू वो जहाँ से क्वेश्चन उठना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कि जहाँ मैक्सिमम लेवल पे जाके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तक जो हमने देखा वो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें हम बातें कर चुके हैं पोर्चुगीज़ और डच कंपनीज़ के बारे में। हालांकि ये कंपनी अभी गई नहीं है, लेकिन उनका एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था वो हमने कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया कि पोर्चुगीज़ का आगमन, उनकी जो फैक्ट्रीज़, उनके बेसिक वो जगह जहां उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, कौन कौन सा व्यापार वो लाए। उसी तरीके से हमने डच के बारे में पढ़ लिया। आज जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वैसे हीरो की एंट्री बाद में होती है, तो हीरो की एंट्री उन दोनों कंपनियों के बाद में ही हुई, क्योंकि हीरो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री का है, यानी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यदि हीरो है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्योंकि उसी ने 200 वर्षों तक जो शासन किया, उस शासन को ये दिखा दिया कि यहाँ शोषण कैसे होता है। हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत गलत थी, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्री के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो कंपनी कोई भी हो, जब वो स्थापित होती है तो इसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी उसी के इर्द गिर्द वो पूरा अपनी जो पॉलिसी है, प्लानिंग है, वो बिल्ड करती है। तो आज हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आती है, किस तरीके से उसका प्रसार होता है, और कौन कौन सी पॉलिसीज़ वो लेके आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने से पहले समझना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसी क्या बात थी कि वो भारत में आके पोर्चुगीज़ को भी बाहर कर देती है। पोर्चुगीज़ को हालांकि डच ने बाहर कर दिया था, लेकिन पिटाई ईस्ट इंडिया कंपनी भी करती है उनकी। फिर वो डच को भी बाहर कर देती है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट डच कंपनी से कम था। डच कंपनी से छोटी कंपनी थी स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बावजूद वो भारत में इतनी बड़ी कंपनी कैसे उभर गई, डच ये काम क्यों नहीं कर पाए, ये सब बातें हम क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बैकग्राउंड बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आना क्यों चाहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आने से पहले, जब ब्रिटिश को भारत के बारे में पता भी नहीं था, 1578 में, 1578 में एक जहाज लिस्बन की तरफ जा रहा था। तो डाकू चोर लुटेरे समुद्री रास्तों में शुरुआत से ही रहे हैं। तो एक लुटेरा था फ्रांसिस ड्रैक, इसे महारानी ने नाइटहुड की भी उपाधि दी थी। जो ब्रिटिश के लिए अच्छा काम करते थे उनके लिए नाइटहुड की उपाधि मिलती थी। ये बात मैं अभी आगे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो फ्रांसिस ड्रैक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पुर्तगाली जहाज को लूटा, और लूटने में उसे एक मैप मिला। उस मैप में भारत के लिए जाने का रास्ता था।
अब जाने के लिए रास्ता आपको मिल गया, भारत जाना कैसे, क्योंकि ब्रिटिश को तो पता ही नहीं था कि भारत आना कैसे। वो इस व्यक्ति, इस लुटेरे की वजह से भारत को लूटने आ पाए। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम आप शुरुआत में करते हैं ना, वो काम आप लास्ट तक करते ही रहते हैं। लूट से इसे मैप मिला और इन्होंने लूट ही भारत में आके शुरू की। फिर 1599 में एक व्यक्ति था मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल ये व्यक्ति मेडिटेरेनियन सी, आप यहां देख सकते हैं, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, यहां से भूमध्य सागर की तरफ ये व्यापार करते थे ब्रिटिश लोग। तो ये व्यक्ति चोरी छिपे बिना किसी को बताए और भारत की तरफ आ जाता है और भारत में ये आगरा पहुंच जाता है। यहां अकबर का काल था, तो दरबार में पहुंचा, अकबर से बातचीत हुई, पता चला कि ये तो ऐसी फ्रॉड गर्दी में ही भारत पहुंच गया है। अकबर ने इसकी बात को ज़्यादा सुनी नहीं, कहा चुपचाप जाके अपना रहना है तो रह ले, नहीं तो निकल ले। जब आप ऑफिशियली किसी के पास नहीं जाते तो आपको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। व्यक्ति आया, आगरा में कुछ दिन रहा और अकस्मात एक दिन चल बसा। तो आगरा में ही इसका आज भी मतलब दफनाई हुई जगह है, आगरा में इसको दफना दिया। लेकिन कंपनी स्थापित करने की जो भावना है, जो मंशा है, वो ब्रिटेन के लोगों में जागने लगी कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे। तो इसी मंशा को लेते हुए उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से मशवरा किया कि हम ना पूर्वी देशों के साथ एक कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, आपकी इसमें क्या राय है। बोले ठीक है कर लो, लेकिन कंपनी का नाम क्या होगा, कैसे व्यापार करोगे आप। आपको पता है यहाँ डच हैं, पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों का तो इतना ज़्यादा प्रभाव है, वो तो दरबार तक में रहते हैं जहांगीर के। डच सैनिक शक्ति उनकी बहुत अच्छी है, राजनीतिक शक्ति भी अच्छी है डचों की, तुमसे ज़्यादा कमाते हैं वो, उनका प्रॉफिट, वहाँ की अर्निंग, उनकी कंपनी तुमसे सब बड़ी है। इनका फ़ायदा ये हुआ, ये 31 दिसंबर 1600 को महारानी के पास पहुंचते हैं एक मसौदा लेके, जिस मसौदे का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज, यानी गवर्नर और मर्चेंट की एक कंपनी मिलकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। 31 दिसंबर 1600 को ये बात कंपनी के महारानी के पास पहुंच जाती है, महारानी एलिजाबेथ के पास। कंपनी को चार्टर मिल गया कि आप अगले 15 साल तक यहाँ व्यापार कर लो, देखते हैं आपकी यदि व्यापार अच्छा रहेगा, जमेगा, तो आगे यदि सपोर्ट कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, जाके व्यापार करो। कंपनी के टोटल 24 डायरेक्टर, निदेशक बने। और क्योंकि उस समय जो डच कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी से बड़ी भी थी, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी, तो इन्होंने अपने आप को पहले भारत की तरफ नहीं भेजा, क्योंकि डच का और पुर्तगालियों का यहाँ ज़्यादा प्रभाव था। तो ये सोचने लगे कि हम ऐसा करते हैं, हम भारत की तरफ ना जाकर बनतामू, जावा के पास जो जगह है, वहाँ ये सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री लगा देते हैं। 1601 में जो बनतामू द्वीप था, तो वहाँ अपनी एक फैक्ट्री लगाई। और फिर कंपनी के दिमाग में चलने लगता है कि भारत की तरफ भी हमें अपने व्यापार का प्रसार करना चाहिए। अब कंपनी अपने एक व्यक्ति को, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, लगा देंगे, कैप्टन हॉकिंस,
इसे भारत भेजती है कि जाओ जाके जो मुग़ल बादशाह हैं, क्योंकि ये लोग इनसे भेज रहे हैं तो ये समझ रहे थे कि अकबर का काल चल रहा है अभी, 1605 में अकबर एक्सपायर हो गए, फिर भी इन्होंने संदेशा उन्हीं के नाम से भेजा। तो ये बंदा यहाँ से निकला और ये भारत में सूरत पहुँच जाता है। सूरत जब ये पहुँचा तो इसका एक जहाज़ था जिसका नाम था हेक्टर, जिस पर ये सवार होकर सूरत पहुँचा था। यहाँ पुर्तगालियों का असर था पूरा। अभी पुर्तगालियों को पता चला कि ये बंदा यहाँ आया है और हमसे बिना पूछे आया है। तो वो लोग तो ये समझ रहे थे कि यार ये यहाँ आ ही कैसे गया, पूछा नहीं हमसे। तो इन्होंने क्या किया कि इसका ये जहाज पकड़ के और तोड़फाड़ करके अपना समुद्र में ही फेंक दिया। ये यहाँ सूरत से आगे बढ़ा, एक जगह है बुरहानपुर, एमपी में। बुरहानपुर का जो गवर्नर था उस टाइम, उसने इसकी थोड़ी मदद की कि भाई कैसे कैसे आया, बता कैसे भटकती आत्माएं। कह जी मेरा जहाज़ तोड़ दिया, मैं वापस जाऊंगा, मैं तो कंपनी का संदेशा लेके आया था और जहांगीर के मतलब ऐसे ऐसे मुझे अकबर के यहाँ जाना है। कि अकबर तो है ही नहीं भाई, अब तो जहांगीर है। अच्छा अच्छा, तो मुझे जहांगीर के यहाँ जाना है। अच्छा चल मैं तुझे पहुँचवा देता हूँ। तो उस गवर्नर ने इसे आगरा तक पहुँचा दिया। कहाँ पहुँच जाता अब ये? आगरा पहुँच जाता। आगरा पहुँचा, दरबार में बैठा कि भाई शानो शौकत के साथ जहांगीर बैठे हुए थे, अपने दोनों घुटने पे बैठा कि हम कंपनी की तरफ से आए हैं। तुर्की भाषा में ये बोलने लगा। अब तुर्की उनके पूर्वजों की भाषा है तो क्यों नहीं समझेंगे टर्की। तो वार्तालाप हुआ, वो सोचा यार ये तो बंदा अपना ही जान पहचान का सा लगता है, एकदम ऐसे बात करता है फ्लो में। तो उसने कहा चलो बैठो, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ अकेले में, शाम को बात करेंगे। अब ये शाम को जब बैठे एक साथ, अब आपको पता होगा कि जहांगीर एक नंबर का नशेड़ी था। ये पौवा लेके आया था, पौवा समझते दारू। अब बोतल खोल दी। अब जब नई चीज़ उसने देखी, अपना खाना पीना हुआ और उसकी वार्तालाप कुछ ऐसी होने लगी कि उसे सोचने लगा यार ये बंदा बड़ा काम का है, इसको यहीं रख लो। जहांगीर ने ये सोचा। तो उसने ऐसा किया कि यार तुम ऐसा करो, नशे में तो था ही, तुम ऐसा करो तुम हमारे पास ही रुक जाओ, हम तुम्हें 400 का मनसब दे देते हैं। तुम जानते हो हमारे यहाँ मनसब किसे कहते हैं? यहाँ घुड़सवार रहते हैं, इतने जो घुड़सवार लोग हैं वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, इसके बदले तुम्हें सैलरी मिलेगी। अच्छा, और देखो तुमने हमें शराब दी, हम तुम्हें शबाब देंगे। तो एक लड़की रहती थी इनके मुग़ल दरबार में जिसका नाम था रानी मरियम। मरियम से हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। ये मरियम कौन थी? ये मुग़ल दरबार में एक व्यापारी रहता था, ईसाई व्यापारी, उसी की बेटी थी मरियम। तो इससे तुम्हारी शादी करा देते हैं। क्या अच्छा, और तुम ऐसा करो ये सूरत वूरत छोड़ दो, यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री मत लगाओ, तुम अपना भारत में ही रहो। अच्छा ऐसा, और आज से तुम जो हमारे मित्र हुए और तुम्हें हम कहेंगे इंग्लिश खान। क्या कहेंगे? इंग्लिश खान हम तुम्हें बोलेंगे आज से। अच्छा, बड़ा खुश हुआ, रम गया, मुगल दरबार में 2 साल तक रहा। लेकिन ये बात जब कंपनी को पता चली, अच्छा ये व्यक्ति हमने यहाँ भेजा और ये तो शादी वादी कर बैठा वहाँ, तो उन्होंने एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था मिडलेटन। मिडलेटन एक कमांडर था बहुत बड़ा, मतलब ब्रिटिश सेना में एक कमांडर था। तो अच्छी धाक थी इसकी कि यार जाओ जाके देखो, ये मसाला द्वीप जब जाओ ना तुम, इंडोनेशिया जाओ, तो जाते जाते ना भारत भी चक्कर मारते आना। वो देखना वो हॉकिंस भेजा था
और लौटा ही नहीं है। सुनने में आ रहा उसने शादी वादी कर ली वहाँ। बोला अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो ये गया और भाई ये जब यहाँ भारत के इधर मसूलीपट्टनम की तरफ ही जब जा रहा था तो यहाँ इसने अस्थायी बेड़ा डाल दिया। मछली पट्टनम आंध्र प्रदेश की जगह पड़ती है। तो यहाँ इसने अपना बेड़ा डाल दिया और अस्थायी कंपनियां स्थापित कर दी। ये बात पुर्तगालियों को पता चली। अच्छा यार, उधर मछलीपट्टनम में तो उधर अस्थायी कंपनी बसा दी इंग्लिश ने, और वो यहाँ से इसे सबक सिखाने आएगा आगरा को। तो ये बंदा जब यहाँ से निकला तो ये पहुँचा यहाँ से सूरत कि चलो यहाँ कंपनी तो हो गई। देखो कितना, मतलब एक चीज़ ये देखो कि जब ये यहाँ से आ रहा है मछलीपट्टनम से तो ये सीधे भी जा सकता था, इस रास्ते से भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया। उसने ये रास्ता लिया क्योंकि अब उसे यहाँ का जो सूरत वाला गुरूर था वो तोड़ना था पुर्तगालियों का। तो सूरत पहुंचा, एक जगह पड़ती है स्वाली या स्वाली कहते हैं इसे, स्वाली भी कहते हैं। 1612 में, यहां 1611 में अस्थायी फैक्ट्री बना दी। 1612 में ये जब स्वाली आया तो पुर्तगालियों ने इसके साथ भी बदतमीजी की, लेकिन ये कमांडर था, ये सहन नहीं करा, इसने उन्हें ढंग से तोड़ दिया। और पुर्तगालियों की ये जो हार है, लड़ाई एक दिन हुई, लेकिन एक ये सिंबल बन गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब लड़ने के मूड में। और यहाँ कैप्टन वेस्ट, जिसे थॉमस वेस्ट भी कहते हैं, वो इन्हें नेतृत्व दे रहा था। जहांगीर की कुर्सी हिल गई। अरे इन्होंने तो पुर्तगालियों को पीट दिया। मैंने तो इनके कहने से हॉकिंस को मना कर दिया था, यहाँ कंपनी वंपनी नहीं लगेगी, ऐसा करो तुरंत इनकी कंपनी लगवाओ। तो अनन फनन में 1613 में ही सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लग जाती है। कहां पे? सूरत में पहली फैक्ट्री। किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और वो भी बाकायदा शाही फरमान के साथ, मुगलिया फरमान कि भाई चलो कंपनी स्थापित कर दो। कंपनी स्थापित हो जाती है। अब जब कंपनी स्थापित हो गई और यहां पहला किला बनने लगा, किला इसलिए बनाते थे ये लोग कि यहाँ ट्रेड आसानी से कर सकें, मतलब जो सामान जो आता है वो एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि एक दिन में सामान खरीदा भी नहीं जा सकता, तो कई दिन में सामान खरीदते थे, फिर उसको लादते थे, फिर लेके जाते थे, तो इसके लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती थी। तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली कि यार मिडलटन ने तो काम कर दिया। अब ये बात राजा को पता चली, जेम्स फर्स्ट को, तो खुश हुआ, बोला अच्छा चलो तुम जीते, बहुत अच्छी बात है, अब हम अपनी तरफ से एक शाही फरमान भेजते हैं, राजा का फरमान मुगलों को। तो 1615 में ये टॉमस रो को भेजता है। 1615 में टॉमस या थॉमस रो को दरबार में भेजा जाता है, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में भेजा, अब तो बड़ी इज्जत के साथ पेश आया, और जब पता चला कि यार बंदे में जान है क्योंकि राजा ने भेजा है, तो बड़े आव भाव के साथ इसको बिठाया गया। और इस बार ना तो पुर्तगालियों ने इसे छेड़ा, ना डचों ने इसे मारा। ये जहांगीर उस समय, क्योंकि राजस्थान में उस समय रह रहा था, तो ये अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात करता है। फिर जहांगीर इसे घुमा के ले, चलो मैं तुम्हें
देश दिखाता हूँ। तो कई जगह घुमाते घुमाते इसे फिर वहीं आगरा ले आया और 1619 तक ये दरबार में रहा। फिर वहाँ की सारी बातें इसने लिखनी शुरू की कि यहाँ कैसे राजा रहता है, क्या क्या काम करता है। इन सब बातों को उसने एक बुक में लिखा, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। क्या नाम था? जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर। ये एक घटनाक्रम है जो कंपनी का भारत में घटा। ये मैंने आपको एक क्रम के रूप में बताया क्योंकि यहाँ ये फैक्ट पूछता है क्वेश्चन। जब वो आपसे डिमांड करेगा तो वो इस तरीके से फैक्ट आपसे पूछेंगे कि पहले कौन आया, किससे मिला, कहाँ मिला, कौन सी पहली कंपनी, स्थायी कौन सी, अस्थायी कौन सी, सूरत में कब लगाई, कब फरमान हुआ। ये सब बातें आपसे बहुत पूछता है एग्जामिनर हर एग्ज़ाम में। अब इसका एक कंसेप्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आना चाहती है। उस कंसेप्ट को देखते हैं। ये आपने देख लिया, अब चलते हैं। कंसेप्ट क्या है कि कंपनी के आगमन के कारण, पहला कारण क्या लेंगे? भारत की अकूत धन संपदा, जैसा सबके लिए रहा। भारत की संपदा एवं मुनाफे का व्यापार। मुनाफे का व्यापार, भारत में व्यापार करके बहुत मुनाफा कमाते थे। भारत की संपदा बहुत ज़्यादा थी। दूसरा कारण क्या था? भारतीय मसाले, कौमा नील, कौमा कपड़ा या कह दो कच्चा माल। भारतीय कच्चा माल प्रोसेस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये ब्रिटेन में आसानी से महंगे दामों में और पूरे यूरोप में बेच सकते थे, इसलिए ये आए। तीसरा कारण क्या था? भारत की राजनैतिक स्थिति। इन लोगों को हालांकि प्रारंभ में नहीं मालूम था कि भारत में इतना बुरा हाल है कि सारे लोग बटे हुए। पहले तो ये समझते थे मुगल एम्पायर है, बड़ा तगड़ा एम्पायर है, जाओगे तो कूटे जाओगे वैसे ही। लेकिन जब आए तो इन्हें पता चला कि भारत में आपसी वैमनस्यता, आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ का फायदा उठा लो। तो कंपनी आगमन के साथ साथ यहाँ उदय भी करने लगी, बढ़ने भी लगी। कंपनी आगमन के साथ साथ ये उदय के कारणों में भी शामिल हो जाता है कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता, यहाँ डाल दो राजनीतिक स्थिति, क्योंकि राजनीतिक दुर्बल थे हम। मुगल के सिवाय रोकने वाला पूरे भारत में कोई और क्षेत्र था ही नहीं, सारे राजा पंगु थे। मराठों का उतना वर्चस्व भी नहीं बढ़ा था, और बढ़ेगा तो लड़ाइयां होंगी। मराठा तो अभी आए नहीं। विजयनगर एम्पायर उतना धांसू नहीं है, क्योंकि संगम, सुलभ, तुलुभ ये जो वंश हैं वो टूट चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो अब ये जो स्थिति है भारत की, वो यहाँ कब्जा जमाना बहुत आसान है। तो ये जो बातें थीं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रही। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ कैसे कंपनी स्थापित की, कहाँ कहाँ किले बनाए, वो देख। जब यहाँ से थॉमस रो लौटा तो उसने यहाँ की सारी स्थिति बताई और बताया कि कहाँ कहाँ के जो बिंदु हैं या कहाँ कहाँ के मोर्चे कमज़ोर हैं। उसने सारा विवरण अपनी बुक में लिखा और ये बात कंपनी ने बड़ी ढंग से ऑब्जर्व की। और सबसे पहले ये जो ऑरमुज़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ देखें, ये जो क्षेत्र है ये वाला ऑरमुज़ वाले क्षेत्र पे, क्या यदि यहाँ से यदि आप
पुर्तगालियों को हरा दें। पुर्तगालियों का कब्जा था यहाँ, तो यहाँ से पूरा क्षेत्र तुम्हारे नाम हो जाएगा। यही काम उन्होंने किया। कब? 1622 में। और मुझ पे कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिश और अपना विस्तार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया कि 1620 में पुर्तगाली नौसेना ब्रिटिश कंपनी से हार चुकी थी, तो अब ब्रिटिश का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर इन्होंने अपना विस्तार, इसी क्रम में 1639 में इन्होंने मद्रास को लीज पे ले लिया। मद्रास चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र है। लीज मतलब पट्टे पे। तो मना तो खैर कौन करेगा, क्योंकि अब ये ऊपर बढ़ रहे हैं। तो वहां इन्होंने किले का निर्माण कर दिया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये किला कहां स्थापित किया? मद्रास में। और ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा पूरे ब्रिटिश एम्पायर में। सेंट जॉर्ज फोर्ट स्थापित कर दिया। यहां का जो राजा था वो चंद्रगिरी का राजा यहां शासन करता था। अभी तक तो इन्होंने लीज पे लिया था, अब इससे ये छीन लिया 1640 में। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को छीन लिया 1640 में। और फिर इधर से ये बंगाल की तरफ बढ़े। यदि मैं इसे देखूं, यहां से ये बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बंगाल में एक जगह है हुगली, हुगली बंदरगाह भी है। 1651 में हुगली पर कब्जा कर लेते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट जगह है जो आपसे एग्जाम पूछता है, और कहां कहां ब्रिटिश लोग घूम के जा रहे हैं, ये याद रखना है आपको। अब जब लगभग जो क्षेत्र है ये घेर चुके, एक रानी थी कैथरीन। कैथरीन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय से शादी कर ली। हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि जब आप कमजोर अपने आप को समझें तो आप शक्तिशाली से शादी कर लो। मध्यकाल में ऐसा हुआ, प्राचीन काल में भी हुआ, और अब भी ऐसा हो रहा है। तो पूरा बंबई क्योंकि पुर्तगालियों के हाथ में था, तो चार्ल्स द्वितीय की जब शादी हुई तो ब्रगंजा कैथरीन के दहेज में पूरा बंबई राज्य चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। दहेज पहले से चलता रहा, हालांकि ये एक बुराई है समाज की, मगर संबंध बनाने में दहेज पहले से चलता रहा है, और पता नहीं ऐसा क्यों और कब तक चलेगा। तो ब्रगंजा कैथरीन के साथ साथ बंबई आता है। किसके लिए? चार्ल्स द्वितीय के लिए। और चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई को कंपनी को दे दिया लीज पे कि लो जाओ बेटा ऐसा करो, तुम इसके बदले मुझे पैसा देते रहना। रानी मैं तो यहां मजे लेंगे, तुम मुझे पैसे भेजना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बंबई को भाड़े पे ले लिया और किराए पे ले लिया। ये ब्रगंजा कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाती है, और यहां से अब कंपनी अपने जो क्षेत्र हैं उन्हें बढ़ाना शुरू करेगी। पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो चुका है। डचों ने भी लगभग हार ही मान ली है, वो भी अब आगे नहीं आएंगे। बहुत कम आएंगे तो हारने के लिए ही आएंगे, विभिन्न लड़ाइयों में वो हारेंगे। वो एक कहानी का दूसरा पार्ट चलता रहेगा। स्वीडिश और डेनमार्क जो कंपनीज हैं उनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है। कौन पहला व्यक्ति आया, कब उनकी स्थापना हुई, यही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक दूसरा फेज शुरू होगा, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्रांसीसियों का आगमन, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर तो ये जो कहानी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी थी। अब आगे जो स्टार्ट होगी कहानी वो फ्रांसीसियों की स्टार्ट होगी, और फिर उस क्लास में हम देखेंगे कि सारी कंपनियों के आने वाले लोग, उनके पहले यात्री, यहाँ गवर्नर, उनकी पहली कोठी,
उन सबको हम एक क्लास में समराइज़ करके ख़त्म कर देंगे। फिर भारत की स्थिति पढ़ेंगे और इस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे आगे। कंपनी की क्या नीतियाँ रहीं, भारत में कैसे स्वतंत्रता आंदोलन आया, ये सारी बातें हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मैं क्लास डालूंगा वो आप तक आ जाए। अब क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। 2-3 दिन का गैप इसलिए रहा कि मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ था और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई, तो उसके चलते थोड़ा क्लासेस डिले रहीं। आने वाले टाइम में रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और जल्द ही हम करंट अफेयर की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को उठा लो और उससे प्रीवियस ईयर लगा दो। वैसे मैं क्लास में भी प्रीवियस ईयर कराऊंगा, लेकिन अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मापने के लिए, स्टैंडर्ड देखने के लिए अपने प्रीवियस ईयर लगाते रहो, प्री भी और मेंस भी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।